गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 9th या 10th का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि कविता आपने कल के वीडियो में पढ़ी थी, उत्साह और अट नहीं रही है, तो उन कविताओं के जो है प्रश्नोत्तर आज करने वाले हैं। सो क्वेश्चंस देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन उस चैप्टर में है। आगे उत्साह है जो कविता है, उत्साह कविता के जो ये क्वेश्चन आंसर जो हम देखने वाले हैं। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ, सबसे पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? गरजने के लिए क्यों कहता है? मतलब इसमें क्वेश्चन है कि चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कविता में कि इसमें कवि जो है बादल को रिमझिम बरसने के लिए नहीं कहता, किसके लिए कहता है? बादल गरजो, बादल तुम गरजो। तो ऐसा कवि क्यों कहते हैं, ये हम इस क्वेश्चन के आंसर में देखेंगे। कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता। बादल को फुहार रिमझिम, जो कि बादल का काम होता है, रिमझिम बरसना, फुहारों के साथ बरसना, लेकिन इस कविता में उसको गरजने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बादलों को क्रांति का सूत्रधार, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था उसकी व्याख्या करते समय, कि बादलों को जो है इस कविता में क्रांति के रूप में, क्रांति का, बादलों के प्रतीक से क्रांति का आह्वान किया गया है। ये एक आह्वान गीत है जिसमें क्रांति का सूचक किसको बताया गया है? बादल को। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। गरजना करना, आपको पता है, कोई भी क्रांति करते हैं तो वो गरजते हुए जो है टूट पड़ते हैं अपने विद्रोहियों पर या अपने जो है सैनिकों पर। तो इस तरह से बादल जो है वो गरजने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि वो गरजना क्या है, किसका प्रतीक है? विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। पौरुष का मतलब पुरुषत्व, उसमें पुरुषत्व की भावना वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसमें इस कामना कर रहा है इस अध्याय में। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। नूतन विद्रोह का, नूतन यानी नया, तो कवि ने इस कविता के माध्यम से बादल को गरजने के लिए कहा है, और गरजने का मतलब यहाँ क्रांति से है। और क्रांति जो है क्या करती है? बादलों के माध्यम से क्रांति लाना चाहते हैं कवि, कि जिस तरह से बादल गरजते हैं वैसे ही मनुष्य में नव जीवन का संचार हो और वो अपने आने वाले जीवन को सुखद बनाए, भावी जीवन को सुखद बनाए। और अगर मनुष्य को कोई तकलीफ है तो वो इसके खिलाफ विद्रोह करे। तो बादल को इसीलिए गरजने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इस क्वेश्चन में कहा है, प्रश्न 2 है, कविता का शीर्षक जो है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? जैसा कि आपको पता है इस कविता का शीर्षक उत्साह है। कविता का शीर्षक उत्साह है, क्यों रखा गया है? उत्साह है क्यों रखा गया है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। अब कवि इसमें कह रहे हैं क्रांति लाने के लिए। यहाँ उत्साह है यानी कि जो बादलों के माध्यम से, बादलों की जो कविता है, इसमें उत्साह है क्यों रखा गया है? इस कविता का नाम तो और भी हो सकता था, बादल हो सकता था, गरजना हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसका नाम उत्साह क्यों रखा? क्योंकि बादलों को किसका प्रतीक बताया गया है? क्रांति का प्रतीक। और वो लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं क्रांति लाने के लिए। जैसे बादल गरज कर जो है बारिश करते हैं और लोगों में सुखद जीवन की जो है संचार होता है, सुखद जीवन का, वैसे ही पौधों में भी जो है बारिश आएगी तो पौधों में भी नव जीवन का संचार होगा। वैसे ही क्रांति अगर आएगी तो लोगों में उत्साह का संचार होगा, उनके सपने पूरे होंगे। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हरता है। भीषण गति होती है यानी बादल जो है हवा के साथ उड़ते रहते हैं और जहां जाए वहां बारिश करते हैं। कई जहां बादल भारी हो जाते हैं वहां वो बारिश करने लग जाते हैं। उसी से वह संसार के ताप हरता है, यानी कि जो गर्मी, भीषण गर्मी रहती है
वो बादलों के माध्यम से जब बारिश होगी तभी हमें जो है इस संताप से या इस गर्मी से हमें राहत मिलेगी। कभी ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना। हाँ आयुष, क्या हुआ? आपकी कॉपी कहाँ है आशीष? कभी ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है कि बादलों के माध्यम से कवि जो है इसलिए उत्साहित हो रहा है क्योंकि वो लोगों में क्रांति लाना चाहता है, जनता में क्रांति लाना चाहता है। और अगर क्रांति आएगी तो लोगों में जो है उनके सारे सपने पूरे होंगे। इसी भावना और शक्ति को वो चाहता है इस कविता के माध्यम से। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। लोगों के मन में क्या भर देता है? उत्साह भरता है, इसीलिए कविता का शीर्षक क्या रखा गया है? उत्साह रखा गया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न नंबर 3। जो उत्साह कविता है इसमें बादल को किन किन अर्थों की ओर संकेत किया है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्साह कविता में बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ये इस प्रश्न में हमें पूछा गया है। तो उत्साह कविता में बादल जो है निम्न जो है अर्थों की तरफ संकेत कर रहा है। जल बरसाने वाली शक्ति है। बादल में क्या है? जल बरसाने की शक्ति होती है। बादल जब भारी होंगे, घने हो जाएंगे तो वो बादल जो है बरसने की शक्ति उनमें होती है। बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। जैसा कि आपको अध्याय की व्याख्या में बताया गया था कि बादल जब बरसते हैं तो बहुत से संतप्त व्यक्ति जो गर्मी से बेहाल हैं, व्याकुल हैं, उन्मने से हैं, ऐसे लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं, आकांक्षा यानी इच्छा जो है इन पीड़ित प्यासे जो लोग हैं यहाँ के, उनकी इच्छाएं बादलों के बरसने से ही पूरी हो सकती है। बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। कि बादल जो है कविता में उत्साह और संघर्ष भरकर कि यहाँ के जो जन है, जो आम जनता है, उनमें बादल के गरजने को इसलिए कहा गया है कि वो लोगों में उत्साह का संचार करे और संघर्ष भरकर अर्थात उनमें क्रांति की भावना भरकर वो इस कविता में बादलों के माध्यम से नया जीवन लाने की ओर संकेत किया गया है। इसीलिए नया जीवन लाने में बादल को क्या बताया गया है? सक्रिय बताया गया है, अर्थात क्रियाशील बताया गया है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा करता हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य जिनमें मौजूद है? नाद सौंदर्य, नाद का मतलब ही ध्वनि होता है। तो इस कविता में ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनके माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है मानो वो ध्वनि हमारे कानों में अभी भी गूंज रही है। हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो वो नाद जो है, वो ध्वनि है, उस कविता को पढ़ के ही मानो हमारे कानों में गूंजने लगी है। तो ऐसे शब्दों को हमें इस कविता से ढूंढकर बताना है। अब आपके सामने है वो शब्द, जो कविता के जो सेंटेंस है उनमें जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, अर्थात नाद सौंदर्य में हमारे कानों में वो ध्वनि गूंजने लगती है कि मानो साक्षात हमारे सामने ही ऐसा कुछ हो रहा है। घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ, कि बादलों को क्या कहा गया है कि तुम घने और घुमड़ घुमड़ कर बादल छा जाते हैं तो वो हमें अचानक से अपने कानों में जो है गूंजने, बादल के गरजने की और ऐसे घुमड़ घुमड़ के आने की जो आवाजें होती है, थंडरिंग जो होती है बादलों की, उस आवाज होती है वो मानो हमारे कानों में गूंजने लगी हो, इसीलिए उसका नाद सौंदर्य हो गया। ये हो गया घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ। फिर है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। अब बादलों को जो है एक बच्चे के हमारे सामने जो है एक बच्चे की कल्पना हम करने लगते हैं कि किस तरह से बच्चा जो है उसके बादलों के समान, जो बच्चे के बालों को बताया गया है कि जो बच्चे के बाल होते हैं ना उसके जैसे क्या है, बादल है, काले काले और घुंघराले। तो वो जो है बड़े ही सुंदर सुंदर ललित ललित यानी सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, बादलों को कहा गया है
कि आप बच्चों की सी कल्पना के समान है, कि जैसे एक बच्चे के काले काले घुंघराले बाल होते हैं, हे बादलों आप भी वैसे ही काले काले घने छाए हुए हो। तो हमारे सामने एक बच्चे की छवि आ जाती है जिसके कर्ली हेयर्स हैं और जो है बड़े ही काले घुंघराले उसके बाल हैं, वो तो हमें बादलों से उसकी सिमिलिटी बताई गई है, उसकी तुलना की गई है। यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। विद्युत छवि उर्मे कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। विद्युत छवि उर्मे की विद्युत की सी छवि, जिस तरह से बिजली चमकती है अचानक और हमारे आंखों में जो है एकदम उसकी कड़कने की आवाज जो है ऐसे चौंध जाती है हमारी आंखों में और कानों में जो है। युवराज क्या हुआ? तो जो है उनकी जो छवि है विद्युत की सी अर्थात बिजली के समान जो चमक है वो हमारे हृदय में, उर यानी हृदय, वो जो है हमारे हृदय में अचानक से कौंध जाती है। तो कहने का मतलब है कि वो एक बिजली की चमकने की जो आवाज होती है, बिजली के कड़कने की जो आवाज होती है, वो हमारे कानों में अचानक गूंजने लगती है। इसीलिए इन पंक्तियों में जो है नाद सौंदर्य मौजूद है। तो ये जो पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां, इन पंक्तियों में जो है नाद सौंदर्य हमें प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। अब आगे जो है इसमें आगे का प्रश्न है, एक बार आप ये प्रश्न देख। अब आगे जो है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। प्रश्न हमें कह रहा है कि जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी अर्थात उसके मन में भी जो है भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। भाई वो बादल तो उमड़ घुमड़ के जो है बारिश करते हैं और उनकी छवि जो है लेखक के अंतर्मन में भी बन जाती है। ऐसे ही आपकी कल्पना शक्ति से किसी ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए आप और उनके भावों को एक कविता में उतारिए। कि ऐसे ही मान लो आपके सामने जो है, मान लो आप एक कवि का मन रखे, मान लो आप एक कवि हो और आप ऐसा दृश्य देखते हो, तो आपके मन में कैसी कविता जो है उत्पन्न होती है, तो वो एक कवि का मन ही कल्पना कर सकता है वैसे तो, लेकिन हम फिर भी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूं मैं। दूर आसमानों में बादलों की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस, प्यास के मारों को मिली राहत की सांस, तड़पती विरहिणी की प्रेमी से मिलन की वजह खास, धरती को भी मिली तृप्ति की आस। तृप्ति यानी संतुष्टि, कि धरती भी मानो उस बादलों की बारिश से क्या हुई, संतुष्ट हो गई, उसको भी संतुष्टि मिल गई। मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसानों के आंखों में भी जगी एक चमक खास। तो इस तरह से ये जो है कविता किसी भी प्राकृतिक दृश्य को देखकर हमारे मन में उभर सकती है। इस कविता को जो है आप पढ़ सकते हैं। आगे जो है देखो बादल आया अपने साथ कितनी आस, लाया हो गया यहां आया की जगह, आया नहीं लाया। बादल जो है अपने साथ कितनी आस लेकर आया है, ऐसा कहा है। अब जो है अट नहीं रही है जो दूसरी कविता है आपके सामने, उस कविता की जो है पंक्तियां, कविता की जो पंक्तियां है, छायावाद की खास विशेषता है कि प्रकृति का चित्रण वो कवि करते हैं और बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं इसके मन में? कविता के निम्नलिखित पंक्तियों क्या धारणा पुष्ट होती है? निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है, अर्थात बाहर की दुनिया और अंतर्मन की दुनिया में दोनों को जो है जोड़ा गया है, उनमें तालमेल, सामंजस्य का मतलब तालमेल होता है वैसे, कि उन दोनों का तालमेल बिठाया गया है। आबा फागुन की तनसट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम्हे तुम पर कर देते हो। यह पंक्तियां जो है फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई है। ये जो पंक्तियां हैं फागुन और मानव मन, आबा फागुन की तनसट नहीं रही है कि जो फागुन की चमक है वो मानो उसमें समाहित ही नहीं हो पा रही है,
तो ये फागुन के लिए है, और कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, और ये मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य का मन जो है बड़ा ही आनंदित होता है इस समय में। क्यों होता है? क्योंकि सब तरफ जो है उसकी आभा बड़ी ही खूबसूरत, सावन की जो महक है, फागुन की जो महक है, वो उसकी खुशबू सब जगह फैल जाती है, और लोगों के घरों में जो है महक ही महक अर्थात सुगंधित हो जाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न 2 है इसका, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? हाँ, ये आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। फागुन की जो शोभा है अर्थात सुंदरता है, उसका सौंदर्य है, वो कवि की आंखों से क्यों नहीं हट रहा है? हाँ, इसका प्रश्न 2 है, और इसका प्रश्न है कवि की आंख, प्रश्न 2 है, कवि की आंख फागुन की आभा से क्यों नहीं हट रही है? हाँ, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? हट रही है, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? अब इसका आंसर है, फागुन बहुत ही मत वाला, अर्थात उस समय में प्रकृति बड़ी मतवाली होती है, बड़ी ही खूबसूरत जो है छटा होती है, बहुत ही मत वाला होता है उस समय का मौसम, मस्त होता है और शोभाशाली होता है, यानी कि बहुत ही शोभा यानी उसकी सुंदरता जो है बड़ी ही मन को मोहने वाली होती है, दर्शनीय होती है, आकर्षक होती है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। फागुन के महीने में आपको पता है उस समय में जो है वसंत ऋतु का मौसम होता है, और सब जगह जो है हरा भरा माहौल होता है। वही है जी हाँ। तो जो है प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में चरम पर होता है, सुंदरता बड़ी ही खूबसूरत होती है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं में प्रकट होता है। उसका रूप सौंदर्य यानी कि उसकी जो सुंदरता है वो, अब उसकी सुंदरता ऐसा तो है नहीं कि उसने मेकअप किया है, उसकी सुंदरता के लिए तो क्या है, रंग बिरंगे फूल हैं जो उसकी आभा को बढ़ा रहे हैं। दूसरा हवाएं हैं जो बयार, ठंडी ठंडी बयार चल रही है उस समय में, तो उसकी शोभा को और बढ़ा रही है। इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर हटाने से भी नहीं हट रही है। इसीलिए कवि कहता है कि उसकी आंख फागुन की शोभा से हटाने से भी नहीं हट रही है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, जो हमारी कविता है अट नहीं रही है, इस कविता में प्रकृति की जो व्यापकता का वर्णन है वो कवि ने किन रूपों में किया है? प्रश्न 3 है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कवि ने किस रूप में किया है? फागुन की सुंदरता का वर्णन अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताओ। तो जो कविता है अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य, सर्वव्यापक जो सब जगह व्यापक रूप से प्रस्तुत है, यानी कि जब फागुन का मौसम होता है तो सब जगह हरियाली हरियाली होती है, सर्वव्यापक है, सौंदर्य और मादक प्रभाव के रूप में, मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। मादक यानी नशीला होता है वैसे, लेकिन यहाँ नशीला से तात्पर्य है कि उस हरियाली को देखकर हमारा मन जो है उसके ऊपर मोहित हो जाता है, तो वो बात यहाँ बताई गई है। फागुन के सौंदर्य को असीम दिखाया गया है। असीम यानी जिसकी सीमा न हो, जिसकी सीमा न हो, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके सौंदर्य को किसी सीमा में नहीं बांध के रखा जा सकता है। फागुन के सौंदर्य को उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है, यानी जैसा उसमें बताया गया है कि इसकी शोभा जो है सब जगह, हाँ प्रश्न 3 है ये, उसकी शोभा जो है सब जगह बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही है।
घर घर में उसकी फैला हुआ दिखा है, अर्थात उसकी खुशबू जो है हर घर में फैल रही है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत किया गया है। हर घर में पूजा के लिए फूल लाए जाते हैं और उनकी महक जो है हर घर में पहुंचती है, और मन में उठी खुशी की और भी, और मन में जो खुशी होती है हरियाली को देखकर, हमारे मन को, हमारी आंखों को जो सुकून मिलता है। कहा जाता है, ऐसा ये फैक्ट भी है, वैसे साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है तो आपको सुबह सुबह जो है हरियाली को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, तो आपकी आंखों की रोशनी इंप्रूव हो जाती है। तो इसीलिए कहा है कि वो मन में खुशी भर देती है, और हरियाली को देख के हमें खुशी भी बड़ी मिलती है। उड़ने को पर पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है। पर पर करने का मतलब, पर यहाँ क्या है? पंख। मानो ऐसे लगता है कि मानो पंख लगाकर हमें उड़ने का मन करता है, पक्षियों के जैसे। जैसे पक्षी कलरव करते हुए उड़ते हैं, वैसे ही मनुष्य का भी मन जो है पक्षियों के समान उड़ने का करता है। आगे का प्रश्न हमें कह रहा है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? कि फागुन में ऐसा क्या हो जाता है जो और ऋतुओं में नहीं होता? देखिए, हमारे भारतवर्ष में आपको पता है जो ऋतुएं आती है, 6 ऋतुएं होती है, उनमें से फागुन मास की जो बसंत ऋतु आती है, उसकी सबसे बसंत ऋतु को तो क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है ऋतुओं का। हाँ, तो बसंत को तो जो है राजा कहा जाता है ऋतुओं का। तो उसकी शोभा के लिए पूछा गया है कि ऐसा उस ऋतु में क्या होता है कि और ऋतुओं से उसको भिन्न बना देता है, या उसको सभी ऋतुओं का राजा बना देता है? ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसी उसमें क्या विशेषता होती है उस ऋतु में? तो फागुन में क्या होता है? सर्वत्र मादकता छाई रहती है। मादकता का मतलब होता है कि सब तरफ जो है सुंदरता, यानी कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली का एक तरह से एक नशा, यानी कि बड़ी ही सुंदर उसकी जो हरियाली होती है, उसको देखकर सब जगह हरा भरा रहता है। फागुन के मास में पेड़ों पतझड़ जाने के बाद फागुन आता है तो पेड़ों पर पत्तियां, फूल सब खिल जाते हैं, और उसकी मादकता जो है, सौंदर्य जो है उसका सब तरफ छाया रहता है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पूर्ण यौवन का मतलब है कि वो अपने पूर्ण उफान पर होती है। उस समय में सब जगह फूल खिले रहते हैं, पेड़ों, कोई भी पेड़ आपको सूखा हुआ नहीं दिखेगा उस महीने में। सब पेड़ों पर हरे भरे पत्ते आए रहेंगे, फूल रहेंगे लगे हुए, तो वो वहां की शोभा बड़ी ही सुंदर दिखती है। हवा सुगंधित हो, पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं, अर्थात पेड़ पौधे भी वहां पर बड़े ही सुंदर प्रतीत होते हैं उस समय में, और प्रकृति बड़ी धुली सी साफ सुथरी नजर आती है। हवा सुगंधित हो उठती है क्योंकि फूल महकते हैं, तो हवा जब चलती है तो उनकी खुशबू हमारे घरों तक लाती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विचरण करते हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो है आकाश की शोभा, फागुन की शोभा जो है सर्वत्र उसकी मादकता या उसकी हरियाली अपने यौवन पर जो है पूर्ण यौवन पर होती है। फल फूल से लदे हुए पेड़ होते हैं, सुगंधित हवा बहती है, आकाश बड़ा ही साफ सुथरा रहता है उस समय में, और पक्षी के समूह जो है आकाश में विचरण करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। आगे देखिए, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है, यानी कि खुशी दे देता है बाग बगीचे और पक्षियों को। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी सब ऋतुओं से भिन्न इसीलिए बताया गया है। आगे है महाकवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनकी कविताओं में उनके काव्य सौंदर्य जो है उनका, उस काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं, उनमें से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छायावाद की क्या क्या विशेषता है? जैसा मैंने आपको बताया था, प्रकृति का चित्रण, अर्थात वो प्रकृति की शोभा का वर्णन छायावादी कवि मेन रूप से करते हैं।
प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण, मानवीय अलंकार प्रमुख होता है इनका, क्योंकि ये प्रकृति की जो है मनुष्य से तुलना करते हैं। मानो प्रकृति रो रही है, उड़ रहे हैं पक्ष, फूल, पौधे, तो इस तरह से जो है इस मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण किया गया है और मानवीकरण भी हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, एक तो अनुभूति पक्ष और एक अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात दो पक्ष है, शिल्प पक्ष और भाव पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविता ही सराहनीय है, यानी कि सराहने योग्य है दोनों कविता, जो उत्साह और अट नहीं रही है। छायावाद की अन्य विशेषता है गेयता छाया, यानी कि गाने योग्य। प्रवाहमयता, उनमें एक प्रवाह है, उनको गाते हैं जब। अलंकार है, उनमें बहुत ही अच्छे अलंकारों का प्रयोग किया है जो शोभा बढ़ा रहे हैं। संगीतात्मकता है उसमें, अर्थात नाद सौंदर्य है उसमें, आदि विद्यमान है। और उनकी भाषा एक और जहाँ संस्कृति निष्ठ है, संस्कृत निष्ठ है, सामासिक है, समासों का प्रयोग किया गया है और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी इन कविताओं में किया गया है जो पठनीय है। ऐतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता है, मोहकता भरी है, भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। ये दोनों जो है इनकी भाव पक्ष और कला पक्ष हो गए, अर्थात इनके काव्य की विशेषताएं हो गई। फिर आपके सामने क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के आसपास प्रकृति का जो सौंदर्य दिखाई देता है उसे बताइए। अब आप सब लोग अपने घरों में होली मनाते हैं, सब आपको पता है कौन से महीने में आती है, फागुन मास में। आपको पता है कि फागुन मास में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं आपको प्रकृति में। तो होली का त्योहार जो है फागुन मास में मनाया जाता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती है, अर्थात खुशबू भरी एक तरह से मादक हवाएं चलती है। होली के समय चारों तरफ का वातावरण जो है रंगों से भर जाता है, अर्थात सब तरफ जो है, आपको पता है होली के दूसरे दिन हम धुलंडी मनाते हैं और सब तरफ रंग बिखेर देते हैं लोग। तो वैसे ही रंगों से क्यों भर जाता है, क्योंकि प्रकृति में भी रंग बिखरे रहते हैं, अलग अलग तरह के फूल खिले रहते हैं, पेड़ों पर बड़े ही सुंदर जो है पत्तियां, फूल हर रंग के, तो बड़ा ही सुंदर दिखता है। इसीलिए कहा गया है कि चारों तरफ जो है रंग भरा मौसम, मतलब माहौल रहता है, चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती, वंचित यानी उनके बिना नहीं रह पाती है, रंगों के बिना। अर्थात प्रकृति में भी जैसे मनुष्य के जीवन में रंग बिखरे रहते हैं, उस समय में माहौल बड़ा ही सुंदर होता है, हर तरफ जो है त्योहार को मनाने की खुशी होती है। वैसे ही प्रकृति में भी उस होली के त्योहार को मनाने की खुशी है, इसीलिए रंग बिरंगा बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को बहुत ही अधिक बढ़ा देते हैं। वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं, लोगों के मन में उमंग और आनंद से लोगों के मन भर जाते हैं। तो इस तरह से इस कविता के, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं थी दो, इन दोनों के प्रश्नोत्तर आज समाप्त हुए। धन्यवाद।